सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के 4 रोज बाद भी कश्मीर में कहीं बंदिशें तो कहीं आम जिंदगी रवा दवा। हैदरपुरा में पूछताछ के बाद ही रास्तों से चलने की इजाजत। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल, रात गए तक बहाली के इम्कानात। गिलानी की मैयत पर पाकिस्तानी परचम डालने के खिलाफ अफराद खाना पर लगे FIR। away from any form of तालिबान ने हुकूमत साजी से मुतल्लिक ऐलान दूसरी मर्तबा किया मौखर। सभी शराकतदारों से बातचीत का अमल जारी। आइंदा हफ्ते सरकार के क़याम का हो सकता है ऐलान। और 10 सितंबर से 70 मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पंचायत राज, IT, ज़राअत और हालात का लेंगे जायजा। अब तक 300 से ज़ायद मरकजी लीडरान जम्मू कश्मीर हुए वारिद। दौरा अवाम ने मरकजी वुज़रा के कश्मीर दौरा के हासिल पर उठाए सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले कश्मीर की सूरत हाल। और कश्मीर की सूरत हाल में सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल का चौथा रोज, और इस चौथे रोज भी जहां वादी कश्मीर के तूल अर्ज में रिस्ट्रिक्शंस, हालांकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने कागजात पर तो किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ एक हसास इलाकों को छोड़कर वादी के बेशतर इलाकों में आज नरमी देखी गई है। आम लोग चलने फिरने में मसरूफ हैं और इसके साथ साथ गाड़ियां भी रवा दवा कुछ एक इलाकों में नजर आ रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर देखा जा रहा है, लेकिन बेशतर सड़कें अभी भी वीरानी हैं और साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं वो भी बेशतर मार्केट्स ही कश्मीर के अंदर बंद ही है। लेकिन इस सब के बीच सैयद अली शाह गिलानी, जो कि 1 सितंबर रात के 9:50 पर जब उनका इंतकाल हुआ तो दौरान शब ही उनकी तदफीन भी हुई है, लेकिन उनकी मैयत पर पाकिस्तानी परचम डालने के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने इसमें अब बाज़ाब्ता नोटिस लिया है। और कुछ अखबारात या मुख्तलिफ खबरसा इदारों ने जो खबरें की हैं उनके मुताबिक सैयद अली शाह गिलानी के मैयत पर परचम डालने के खिलाफ उनके अफरादी खाना पर FIR लगे हैं। न सिर्फ इतना, उस वक्त जो नाराबाजी हुई है उस नाराबाजी को भी कौम मुखालिफ यानी मुल्क मुखालिफ करार दिया गया है और उस पर भी अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि कुछ अफरादी खाना के साथ साथ कुछ दीगर लोगों पर FIR लगे हैं और इस हवाले से पुलिस जो है बाकी कार्रवाई जारी रखी हुई है। हालांकि अभी चौथा है यानी 4th डे है सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद, तो इस तरह से कार्रवाई पुलिस अपने लिहाज से कर रही है और फिर वक्त तक FIR भी दर्ज हुए हैं। माना जा रहा है कि इन FIR में सैयद अली शाह गिलानी के 2 फर्जंद भी शामिल है और उन पर भी संगीन तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। दूसरी जानिब जो पुलिस पर सैयद अली शाह गिलानी की फैमिली या लवाहिकीन की जानिब से यही कहा जा रहा है, यही इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उनकी जानिब से उन्हें जो आखिरी रसूम है सैयद अली शाह गिलानी के, उनको अंजाम देने में जो है अड़चनें पैदा की गई हैं। उनके मन मुआफिक उनकी आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी गई हैं, बल्कि उनका ये इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने माना नहीं तो पुलिस ने फिर उनका आखिरी रसूम खुद ही अंजाम दिए हैं। सैयद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, जानना चाहेंगे कि जो सिचुएशन उभर के आ रही है, आज चौथा रोज है सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद और अभी भी इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो बंद है, खासतौर पर मोबाइल इंटरनेट का जब हम जिक्र करते हैं तो शहर के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर किस तरह की सूरत हाल अभी देखने को मिल रही है? हिलाल, जिस तरीके से आपने सिचुएशन और खास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि आज चौथा है सैयद अली शाह गिलानी की रहलत के बाद आज चौथा दिन है, और आज जिस तरीके से शहर के हसास इलाकों की अगर मैं बात करूं खास तौर पे शहरी खास को लेकर, तो वहां पर अभी भी खामोशी जो है मुकम्मल तौर पर छाई हुई है। नो डाउट कि सड़कों पर हमने देखा कि सुबह सुबह चहल पहल जो है हल्की हल्की, यानी कह सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियां या 2 व्हीलर्स चल रहे थे, मगर दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर अभी भी बंद है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सिविल लाइंस को लेकर बात करें तो सुबह सुबह जो है हल्का हल्का मार्केट यानी कुछ हल्की हल्की दुकानें खुली थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर जो लोग खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर सब्जी दूध वगैरह जो रोटी वगैरह लेनी होती है, उसके बाद हमने देखा कि बाद में हाफ शटर भी डाउन हो गया
اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت اگر ہم نیشنل ہائی وے کی بات کریں، نیشنل ہائی وے پر سڑکوں پر ٹریفک کی جو آواجائی ہے، مال بردار گاڑیاں جو ہے وہ چل رہی ہے، مگر اس بیچ لال چوک کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ آج ریلیکسیشن، اچھی خاصی ریلیکسیشن لال چوک میں دکھائی دے رہی ہے۔ جس طریقے سے پچھلے 3 دن سے وہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، یا پچھلے 3 دن سے کوئی زیادہ موومنٹ وغیرہ وہاں نہیں ہے، آج ہلکا ہلکا ٹرانسپورٹ اور لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ لال چوک پر دکھنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اس بیچ یہ بھی دیکھا جائے تو آج انٹرنیٹ کے حوالے سے، موبائل انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک ریویو میٹنگ لی جا رہی ہے، جس میں خاص طور پر سیکیورٹی سچویشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آج شام کو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مڈ نائٹ یا پھر شام 8 بجے کے بعد جو ہے موبائل انٹرنیٹ وادی کشمیر میں چلے عرفان، بہت بہت شکریہ۔ آج دوران شب تک چانسز ہے کہ اب جب ریویو میٹنگ لیا جائے گا اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی بحالی کشمیر وادی کے اندر ہو سکتی ہے۔ سعید عرفان فاضل سورسز کے حوالے سے بتا رہے تھے، کیونکہ کم و بیش پوری وادی کے اندر جو حالات ہے وہ معمول پر ہی رہے ہیں، پر امن ہی رہے۔ حالانکہ پولیس کا یہ بھی ماننا ہے، پولیس ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ ایک علاقوں میں پریونٹیو میجرز کے تحت کچھ ایک افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ خاص طور پر بڑگام کے علاقوں کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ کچھ افراد کی جو ہے حراست میں انہیں لیا گیا ہے، اور یہ پریونٹیو میجرز کے تحت احتیاطی طور پر، اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو حالات پورے کشمیر کے اندر سعید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے بعد رہے ہیں، اور جس میں کسی بھی بڑے ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج شام کو یا رات دیر گئے تک انٹرنیٹ، موبائل انٹرنیٹ کی بحالی کشمیر ویلی کے اندر ہو سکتی ہے۔ چلیے کشمیر وادی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں افغانستان کی، کیونکہ ممکنہ طور پر طالبان نے کل شام ہی حکومت سازی کے حوالے سے اعلانات کرنے تھے، یعنی اس سے پہلے جمعہ کا دن رکھا گیا تھا، پھر سنیچر وار کو بتایا گیا تھا، لیکن پھر کل شام ذبیح اللہ مجاہد جو کہ ترجمان ہیں طالبان کے، ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ابھی یہ جو فیصلہ ہے حکومت سازی کا، یہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جمعہ کے دن اس کی اناؤنسمنٹ متوقع تھی، پھر سنیچر وار کو متوقع تھی، لیکن اب باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کے اندر، یہ ایک انکلوسیو حکومت بنانے کے لیے جس میں سبھی شراکت داروں کو شامل کیا جائے گا، اس کا اعلان اب 1 ہفتے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اور خالق حقانی جو کہ حقانی نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں اور جو سرکار بنانے والی کمیٹی کا ایک رکن بھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ طالبان انکلوسیو سرکار کے قیام کے لیے گپت شنید کر رہی ہے تاکہ اس پر دنیا کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ حکومت میں سبھی طبقوں کی نمائندگی یقینی بنانے پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے، اور یہی ریزن بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت کا عمل یا اس کے قیام سے جو ابھی تاخیر نظر آ رہا ہے، اس کے وجوہات یہی بتائے جا رہے ہیں۔ سیدھے چلتے ہیں دلی، رحمت کلیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رحمت، جاننا چاہیں گے پہلے فرائیڈے کا دن رکھا گیا تھا کہ بعد از نماز جمعہ طالبان حکومت سازی کے حوالے سے اعلان کر سکتی ہے، پھر سنیچر وار کا دن بھی رکھا گیا تھا، لیکن اب باضابطہ طور پر یہی کہا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد حکومت سازی سے متعلق کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کیا واقعی یہی چیزیں ہو سکتی ہیں جو خالق حقانی نے کہا ہے یا ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو سرکار بنانے کے لیے، یا اس کے جتنے بھی طبقے ہیں ادھر، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، انہیں بھی اس حکومت میں شامل کرنے پر گپت شنید ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کے قیام میں تاخیر ہو رہی ہے؟ جی دیکھیے، بالکل وجہ یہی ہے کہ وہ تمام طبقے کی نمائندگی کے لیے باضابطہ طور پر ایک مشترکہ مستحکم جامع حکومت بنانے کی کوشش طالبان کی ہے، چونکہ طالبان نے اب جو تصویر دیکھی ہے یا اب جس ملک کو پایا ہے، اس ملک کو لانگ ٹرم کے لیے چلانا، یا پھر دوسری غلطی جو 2001 میں ہوئی تھی اس طرح کی غلطی نہ کرنے کو لے کر کے ایک پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی جو بات ہوتی ہے، اس طرح سے طالبان پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ گزشتہ جمعہ کو اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت سازی کا اعلان ہو جائے گا، لیکن پھر فوراً خبر ملی، جمعہ سے پہلے ہی خبر مل گئی کہ ہاں اس ہفتے بات نہیں بن پائی ہے، اس لیے کچھ دن اور لگیں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع سے خبر ہے کہ اس جمعہ نہیں بلکہ اگلے جمعہ کو باضابطہ طور پر حکومت کا اعلان کیا جائے گا، اور
बार बार ये खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 दिनों में वजारत या कलमदान की तकसीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा, या खबर नाम सामने आ जाएंगे कि किनको कौन सी वजारत दी जा रही है। तो ये 3 से 4 दिन और लगेंगे इस मसले में, यानी जुमेरात तक की तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन कौन वजारत की कौन सी कुर्सी संभाल सकते हैं, किनकी क़यादत में सरकार चलेगी और कौन किस पोस्ट पर होंगे। मुमकिन है, गालिब इम्कान है और 90% से ज्यादा जो चांसेस हैं, जो जरा भी हमें कंफर्म कर रहे हैं कि अगले जुमा को मुल्ला बरादर की हलबरदारी हो सकती है। अभी खासतौर से पंजशीर के मामले पर आकर के फंसा हुआ है। तालिबान ये चाह रहा है कि पंजशीर का मसला हल हो जाए। यही वजह है कि एक तीसरी मुलाकात अब से करीब 3 घंटा पहले हुई है, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली है, वो मीटिंग भी नाकाम रही। अब फिर से नए सिरे से जंग का आगाज हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजशीर में जो जंग की सूरत हाल रही है, वो कई इलाकों पर, खासतौर से पंजशीर के हेडक्वार्टर पर, गवर्नर हाउस पर बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने कब्जा किया और बेशतर अजला पर कब्जा कर लिया हुआ है। लेकिन फिर भी अमरुल्लाह सालेह हो या अहमद मसूद हो, दोनों की तरफ से अभी भी वो मुज़ाहमत का तसलसल बरकरार है और वो भी डटे हुए। यही वजह है कि तालिबान की जो आखिरी कोशिश थी कि जामे सरकार बनाने के लिए हर कबीले की, हर फरीक की, हर तबके की नुमाइंदगी हो, उस नुमाइंदगी में हजारा कम्युनिटी हो या फिर पंजशीर की तमाम आबादी की नुमाइंदगी हो, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे शामिल करना है, ये एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। इसीलिए वक्त तालिबान की तरफ से लग रहा है और तालिबान भी यही चाहता है कि ये मसला पंजशीर वाला पहले ही हल हो जाए ताकि उनकी भी नुमाइंदगी सरकार में हो। रहमत, क्या चूंकि मुख्तलिफ मीडिया इदारे इस तरह की भी खबरें नश्र कर रही हैं और यही कहते हैं कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं या तालिबान की मुमकिन सरकार की जितनी भी इकाया हैं, उनके दरमियान वो खुलूस नहीं है और इस तरह से भी पेश किया जा रहा है कि आपस में ठीक तरह से नहीं बनती है। जो ठन चुकी हैं तो वही एक हाइल बताया जाता है, वही एक ठहराव बताया जा रहा है कि अभी उनकी सरकार नहीं बन रही है। क्या इस तरह की खबरों की कोई इजाजत है या इस हवाले से कोई तस्दीक कहीं से हो रही है, या कि एक इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए कि जिसको फिर आलमी स्तर पर एक पजीराई हासिल हो, कि जिससे फिर आलमी स्तर पर एक एक्सेप्टेंस मिल जाए ताकि दुनिया के ममालिक को बात करने का मौका ना मिले, ये इसमें एक कोई वजह हो सकती है? देखिए, तालिबान को इस वक्त हुकूमत साजी के लिए सिर्फ तालिबान ही की या तालिबान के रहनुमा ही गाइड नहीं कर रहे हैं, उनकी ही आपस में मीटिंग नहीं हो रही है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर कतर की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है, ईरान भी गाइड कर रहा है, पाकिस्तान और चीन कर ही रहा है, रूस की तरफ से भी इशारे मिल ही रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर रहनुमाइयां मिल रही हैं। तो इन तमाम ममालिक की तरफ से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उनको मशवरा दिया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि फिर 2 साल में नए अफगानिस्तान की तस्वीर बदले, फिर से जंग का आगाज हो, फिर से वही खून खराबे हो। इसलिए एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो मुस्तहकम हो और आइंदा आने वाली सदियों तक की या नस्लों तक के चले। और दूसरी बात रही कि ये जो सवालात उठ रहे हैं फॉरेन मीडिया में, खासतौर से यूरोपियन मीडिया में या इंडियन मीडिया में, वो उस बेस पर है कि गुज़श्ता करीब 2 हफ्ते से ज्यादा की मुद्दत हो गई तालिबान को काबिल पहुंचे हुए, कब्जा किए हुए। 2 हफ्ते से ज्यादा की मुद्दत अगर सरकार बनाने में लगती है तो जाहिर सी बात है ये वसवसे या ये खदशा जाहिर किया जाता है। और ये खदशा कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद भी है। बुनियाद ये है कि तमाम तबका ये चाहता है कि उनकी नुमाइंदगी हो, और तबकात में आपसी एतमाद कितना है, एतबार कितना है, ये एक मसला है जिसको लेकर के तालिबान की आला हुक्मरान परेशान है। और यही वजह है कि मुनासिब नुमाइंदगी देने में और मुनासिब नुमाइंदगी को देकर के राजी करने में कम्युनिटी को ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी के मसले पर तालिबान परेशान है और इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन अब करीब करीब मसला हल हो चुका है। 25 से ज्यादा वजारतें हैं जिन वजारतों को लेकर के तालिबान की नई सरकार मंजरेआम पर आएगी। और इस 25 वजारतों में कुछ टेक्निकल वजारतें होती हैं जिसको लेकर के तालिबान के जो नुमाइंदे हैं या तालिबान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखते, खासतौर से टेक्निकल चीजों की। इसलिए उस फील्ड में जो माहिर है उस शख्स को वो वजारत दी जाए, इसकी तलाश हो रही है। और मुनासिब कौन होगा इसकी भी तलाश हो रही है। तो कई चीजें हैं जिनको तमाम 100% सटीक बैठाने की कोशिश तो नहीं हो पाएगी कामयाब, लेकिन यह है कि कुछ हद तक कामयाब ये होगी कि हुकूमत मुस्तहकम अंदाज में पहले दिन से चल पाए और कुछ दिन टिक पाए और धीरे धीरे इस्तेहकाम पैदा हो। इस हवाले से या इस रास्ते पर चलते हुए तालिबान अपनी हिकमत अमली अपनाया हुआ है, इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन ज्यादा वक्त लगने के इम्कानात अब कम रह गए। मुमकिन है जुमा के दिन हलबरदारी तकरीब का इनेकाद। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी जानकारी देने के लिए। यानी ऐन मुमकिन है कि जुम्मा के दिन यानी आने वाले जुम्मा को अब यहाँ पर हलबरदारी की तकरीब भी हो सकती है या उससे पहले कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए या सभी शराकतदारों को शामिल करने के लिए तालिबान अपनी हिकमत अमली जारी रखी हुई है। और इस हवाले से जैसा कि रहमत ने कहा कि न सिर्फ तालिबान के मेंबरान या जो उनके बाकी इकाइयां हैं
वो इस पर गुप्तशनीद कर रहे हैं, बल्कि ईरान, पाकिस्तान, रूस और उसके साथ साथ चाइना जैसे ममालिक भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप दुनिया का जो एतमाद है वो हासिल कर सकते हैं, कैसे आप दुनिया की हिमायत हासिल कर सकते हैं, कैसे तालिबान को या उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान अब एक स्टेट की सूरत में तालिबान वहां नजर आ रहा है, उन्हें कैसे पूरे दुनिया के अंदर एक्सेप्टेंस मिल जाए ताकि दुनिया के ममालिक उनके साथ कारोबार और बाकी बैंकिंग जो कार्रवाइयां है वो कर सके। तो इस तरह से इसमें इस अमल में जो वक्त है वो जरूर लगता है, और इसमें कुछ मीडिया हलकों की जानब से, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया की जानब से भी जिस तरह से इस पर गुप्तशनीद की जा रही है और जिस तरह से इस पर तनकीद की जा रही है, और उसमें आपसी तनाव यानी जितने भी तालिबान या उनके हामी ग्रुप्स हैं या हामी कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की जो खबरें बताई जा रही हैं उसकी गुंजाइश बहुत कम तस्वुर की जा रही है। नाज़रीन, वापस रुख करते हैं वादी कश्मीर का, लेकिन वादी कश्मीर के साथ साथ दिल्ली का भी रुख करते हैं, क्योंकि अब दिल्ली से 70 वुज़रा पर मुश्तमिल वफूद जो हैं वादी कश्मीर का एक बार फिर से दौरा करेंगे, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। क्योंकि आपको बताते चले कि आज तक तकरीबन 300 मरकजी लीडरान या मरकजी अफसरान ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, इस वजह से कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, और जो दावे किए गए थे कि अब यहां पर तामीर और तरक्की का जाल बिछाया जाएगा और उसके साथ साथ रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोग सदियों तक इस डेवलपमेंट को याद करेंगे। और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ वुज़रा आज तक भी यहां पर दौरा कर चुके हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री वफूद भी यहां पर आ चुके हैं, वुज़रा भी आए हैं, बीजेपी लीडरान भी आए हैं, दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जम्मू कश्मीर लेवल पर भी, यूटी लेवल पर भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो है यहां पर लॉन्च किए गए जिसमें पब्लिक आउटरीच का नाम दिया गया है और पब्लिक के घर तक पहुंचने में, डोर स्टेप्स पर तक पहुंचने में उनका जो मिशन था और उससे अभी तक हासिल क्या हुआ। पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से हमारे साथी आसिफ इस वक्त हमारे साथ होंगे और कश्मीर से सईद तजुमुल भी इस पर हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि काफी अहमियत का हामिल दौरा है। करोड़ों रुपए इन दौरों पर कश्मीर में लगता है, या ये कश्मीर का पैसा हो या मुल्क का पैसा हो, लेकिन पैसा इन दौरों पर लगता है। लेकिन क्या ये सूदमंद साबित होते हैं, ये देखने वाली बात है। इस वक्त आसिफ हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। आसिफ, जानना चाहेंगे, अभी भी 10 सितंबर से कहा जा रहा है कि ये वफूद वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, और क्या इनकी तरजीह क्या रह सकती है जब ये कश्मीर का दौरा करेंगे? लगता है कि आसिफ के साथ जो राब्ता है वो हो चुका है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपना ऑडियो ठीक करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मरकजी वुज़रा जिनकी तादाद 70 बताई जा रही है और ये अब 10 सितंबर से जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बिल्कुल आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वुज़रा कश्मीर का दौरा या जम्मू का दौरा करेंगे, क्या कुछ इनका मिशन होगा, क्या इनका लक्ष्य होगा? अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है और यूथ दौरा जो ऑफिशियली है वो मरकजी वुज़रा का 9 और 10 तारीख से होना है। 9 सितंबर को पहला जो मरकजी वुज़रा का वफद है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए अब चूंकि 9 हफ्तों का ये एक लंबा शेड्यूल है, बहुत लंबा दौरा होना है। 9 हफ्तों के दौरान 70 से ज्यादा जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, मुख्तलिफ अजला के अंदर, जम्मू सूबे में भी और कश्मीर वादी के अंदर भी। लेकिन उससे पहले जो पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक 9 से 10 वुज़रा जो कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, और 9 और 10 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट या जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक। और पहले दौरे के दौरान ये जो पहला दौरा होगा पहला वफद का, उसमें 9 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। हालांकि 18 और 19 तारीख को वो श्रीनगर जाएंगे, जहां पर उन्हें मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना है। लेकिन उनके साथ साथ जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पशुपति पारिस जो कि मरकजी वजीर हैं उनको भी शामिल किया गया पहली लिस्ट में। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिनके पास मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी है वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। और चौथा नाम जो इनके साथ जोड़ा गया है वो सरकार की इस शेड्यूल के मुताबिक नारायण राणे हैं। ये 4 से 5 मरकजी वुज़रा हैं जिनको नई जिम्मेदारियां कुछ लोगों को मिली हैं, तो ये पहले इस शेड्यूल के मुताबिक 9 और 10 तारीख को पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है, पहला दौरा या जो पहला डेलीगेशन पहुंचेगा वो साउथ कश्मीर जाएगा। शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग, साथ ही पुलवामा, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
फोकस इस बात पे है कि सबसे ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासरा इलाके रहे हैं, उन इलाकों के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने मुख्तलिफ शोबों के कामकाज को फरोग देने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बहुत सारे दावे किए। जब मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर गए और वापसी पर रिपोर्ट्स भी मरकजी सरकार को दी जाती रही, तो आज तक इन 2.5 सालों के अंदर क्या कुछ तब्दीली हुई है, पहले तो वो रिपोर्ट जो है वो उनके सामने रखी जाएगी और ब्रीफ किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अब तक क्या कुछ इकदाम किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि शुरुआत में आपने बताया प्रोग्राम में कि IT वजारत हो, ज़राअत हो, बागबानी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहां तक सरकार मुसलसल बात करती रही है, लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन 4 से 5 अहम शोबों के कामकाज को कितनी सूरत मिली है, कितना बेहतर हुआ है पिछले 2.5 वर्षों के दौरान, वो इन वजारतों के सामने रखा जाएगा। और मेनली जो फोकस है इस बार वो ये है कि पंचायती राज निजाम को, जिसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी 7 से 8 दिनों के दौरे पर लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, उस दौरे के बाद ये दूसरा काफी इंपॉर्टेंट दौरा है। और इसमें जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको 25 और 26 तारीख को श्रीनगर पहुंचना होगा, 15 और 16 तारीख को श्रीनगर ही नारायण राणे पहुंचेंगे। बारामूला का दौरा मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस से किया जाएगा। चूंकि मुख्तलिफ वुज़रा ये दौरा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी काफी सारे वुज़रा दौरा कर चुके हैं। आप कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है वो उन्हें ब्रीफ करेगी कि उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन लोगों से भी कोई पूछता नहीं है। सही तजुम्मल इस वक्त हमारे साथ है। तजुम्मल, इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स मरकजी सरकार को गए हैं, लेकिन अवाम इन दौरों को किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई जिस तरह से साल 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर तमीर तरक्की की पटरी पे आएगा और यहाँ पर सूरत हाल जो है सिक्योरिटी सूरत हाल वो भी बेहतर हो जाएगा, क्या वाकई इन दौरों का जो हासिल है लोग उससे मुस्बत में देखते हैं या मनफी में देखते हैं, या समझते हैं कि ये एक सरकारी खजाने पर बोझ बन चुका है? फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि अब क्या कोई सियासतदान वजीर बन सकता है, ये भी अवाम की तवक्कुआत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और अवाम ये सोच शशोपंच में है कि क्या एक बार फिर जो कल तक वजीर हुआ करते थे, वजीर आला हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, क्या उन्हें दोबारा वो मकाम हासिल किया जाएगा? वो मरकज ने उन्हें नहीं देना है, वो अवाम ने देना है। लिहाजा इसका गालिबन ये मतलब है जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएं। ना आपको 70 मिनिस्टर्स यहाँ भेजने पड़ेंगे, न उनके ऊपर अखराजात होंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जो है वो प्रेसिडेंट रूल है। और अमित शाह की हिदायत पर ही 17 के करीब जो वुज़रा है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मुझे बताएं कि इस दौरे के क्या मकसद है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक 35 से 370 की मनसूखी के नफे नुकसान का फायदा नहीं है? क्या तारीख का मुताला यहाँ के लोग नहीं कर चुके हैं? क्या मुल्क के साथ रिश्ते के जज्बे को और बेहतर करने के बजाय इसे कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है? यानी कुल मिलाकर अवाम शशोपंच में है कि 70 मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर आएंगे उससे बेहतर था कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो थे 20-21 के करीब थे, वो बेहतर निजाम चला सकते थे। और बैरून रियासत का जब एक मिनिस्टर यहाँ पे आएगा, फिलहाल अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें, जो गुज़श्ता दौरे हुए हैं उसमें सिर्फ 8 मकामात पर कश्मीर वादी में वो मिनिस्टर गए थे और 51 मकामात जम्मू के मुंतखब किए गए थे जहां पर लोगों ने या अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। क्या जम्मू कश्मीर में इन वुज़रा की आमद पर लोग उनका इंतजार करेंगे? क्या फैसलों पर इंतजार करेंगे? मुझे लगता है कि ये बेहतर अपनी जगह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और चंद एडमिनिस्ट्रेटर्स और वुज़रा यानी एडवाइजर्स को लेकर सरकार जम्मू कश्मीर की नहीं चलाई जा सकती। बहुत सेंसिटिव इलाका, यहाँ पर महीनों तक इंटरनेट डाटा सर्विस बंद रहता है। यहाँ पर अभी तामीराती काम शुरू किए जाते हैं, हालात कुछ और करवट लेते हैं। मुझे लगता है कि इन दौरों से कबल जम्मू कश्मीर में चूंकि अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा, बेहतर होता कि जम्मू कश्मीर के उन सियासी रहनुमाओं को दोबारा वो रौनकें वापस दी जाएं। वो अवाम देगा, वो जम्मू कश्मीर में मरकज ने नहीं देना है, तो अवाम ने इंतखाबी अमल करना है। मुझे लगता है उससे असर इस अमल से, फरसुदा अमल से बेहतर है कि आप इंतखाबी अखाड़े का ऐलान करें। और यानी तजम्मुल कश्मीर के अंदर अगर सूरत हाल को बेहतर बनाना है तो जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उन्हीं के हाथ में अगर बागडोर दी जाए तो वो बेहतर तरीके से यहाँ के हर शहर को, हर इलाके को जानते हैं और उसी मुशाहिदे को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तजम्मुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं इससे पहले भी वफूद आए हैं और जम्मू कश्मीर यूटी लेवल पर भी कई सारी कोशिशें की गई हैं। बैक टू विलेज 1, 2, 3 भी यहाँ से चलाया गया है और जब जम्मू कश्मीर सरकार मरकज के सामने जवाबदेह होती है तो वहां पर नमरात तो काफी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिक से बात करते हैं तो आपको हासिल जीरो नजर आता है। तो इस तरह की कमेटी इससे पहले भी आई है, लोग कहते हैं कि आए और उनका वो वालिहाना इस्तकबाल भी करते हैं, लेकिन हासिल जीरो के बजाय
कुछ और होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों का इन डेलीगेशंस पर एतमाद कितना है और आगे वो कितना एतमाद बहाल कर पाएंगे, ये मरकजी सरकार पर मुनहसर होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का उर्दू खबरनामा इख्तिताम करने के लिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।